चलिए जी, गुड आफ्टरनून। कल वाली क्लास में हमने नोट्स लिखे थे कुछ, उसी नोट्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नवजोत आप एक काम करो ना प्लीज़, नवजोत और कृतिका आप लोग इस साइड पे आ जाओ, वरना मुझे फेस दिखता नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं हो पाता। लास्ट हमने टॉपिक कौन सा किया था? ड्राइंग्स वाला किया था, ड्राइंग्स मेड फ्रॉम बिजनेस। तो यहाँ पे सबसे मेन टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला कि टाइप्स ऑफ ड्राइंग कितनी तरह की होती है। जो इनकम टैक्स थी वो भी आपकी ड्राइंग्स होती है, लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी खर्चा अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं। पर्सनल यूज़ मतलब कि बिजनेस ओनर अपने घरेलू चीज़ों के लिए कर रहा है, घर वाली चीज़ों के लिए। यहाँ पे तो हम सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड खर्चे दिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नंबर कौन सा होगा? कुछ 5 6। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स। हाँ, फिर उसके आगे ही कर लो, और क्या, पेजेस खत्म हो गए वो जितने छुड़वाए थे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, ये हो गई आपकी हेडिंग, इसको कर दो डबल अंडरलाइन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स। मुझे बताओ, मैंने एक दुकान खोली, मैं कोई चीज़ें सस्ती बेचने के लिए दुकान खोलता हूँ या महंगी बेचने के लिए? मतलब अगर मैंने समझ लो 500 रुपये का कोई सामान खरीदा तो मैं उसको कितने का बेचूंगा? ऑब्वियस है 500 से ज़्यादा ही बेचूंगा ना। अगर मैंने सस्ती बेचनी शुरू कर दी तो दुकान भी बिक जाएगी, दुकान के सारे भांडे बिक जाएंगे। मतलब कि मेरे को करना क्या पड़ेगा? दुकानदारी तो होती यही है ना कि सस्ता खरीद के महंगा बेचना। चाहे आप 1 रुपये महंगा बेचो, चाहे 100 रुपये महंगा बेचो, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, बस इसकी ट्रीटमेंट सीधा लिख लो। मीनिंग अब आपको पता लग गया ना क्या होता है सामान महंगा बेचना। बस दिस प्रॉफिट विल नॉट बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। दिस प्रॉफिट विल नॉट बी, नोट को कर देना डबल अंडरलाइन, विल नॉट बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। हेंस सेकंड पॉइंट इसी का ही, हेंस प्रॉफिट विल बी एडेड इन सेल्स अमाउंट। प्रॉफिट विल बी एडेड इन सेल्स अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल लिखते हैं। In sales गुड्स कॉस्टिंग 500 rupees is sold at a profit of 70 rupees। मतलब मैंने ना, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्टिंग का मतलब होता है जितने में मैंने सामान खरीदा होगा। लिख लिया? नवजोत कुछ बताऊं क्या? 70 रुपीज़, हाँ 70 रुपये, मतलब 500 वाली चीज़ मैंने 70 रुपये प्रॉफिट पे बेची। तो अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम। मुझे बताओ मैंने टोटल सेल प्राइस कितना होगा फिर? 570। मतलब मैंने कोई चीज़ ना 500 की खरीदी थी। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्टिंग का मतलब होता है परचेज प्राइस, मतलब मैंने सामान कितने का खरीदा, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। समझ में आया कि कॉस्टिंग, जब आप कई बार मार्केट में शॉपकीपर को कहते हो ना कि इसका प्राइस क्या है, ठीक है, तो कई बार ना हम गलती से क्या कह देते हैं, हमें जब तक पता नहीं होता हम कहते हैं भैया इसकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट का मतलब होता है कि सामने वाले दुकानदार में कितने का खरीदा होगा। क्या कोई दुकानदार आपको कभी बताएगा कि उसने कितने का खरीदा? फिर तो आप कहोगे भैया एक काम करो 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लो। 10 रुपये तो फालतू दे रहे हैं ना हम आपको। मतलब अगर आप कपड़े लेने जाते हो, आपको कोई जीन्स मिल रही है 500 रुपये की, ठीक है, तो वो तो आपको अपना प्राइस बताता है ना। प्राइस का मतलब होता है जिसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, मतलब जितने का वो सामान बेचना चाहता है, ठीक है। लेकिन बस आपको ये याद रखना है, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? जितने में उसने सामान खरीदा, वो आपको कभी नहीं बताएगा। लेकिन हम तो दुकानदार है ना, हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हम भी एक दुकानदार होते हैं, तो हमने कोई चीज़ अगर 500 का खरीदा तो हमने कितने की सेल की है? एट अ प्रॉफिट ऑफ 70 रुपीज़। तो मेरा टोटल सेल प्राइस फिर कितना होगा? 570 रुपीज़। तो मेरी ऐसे दुकानदारी चल जाएगी? बिल्कुल चल जाएगी। 500 वाला सामान मैं 570 में बेच रहा हूँ तो 70 का प्रॉफिट है। ऐसी दुकानदारी मेरे को बहुत रास आ रही है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे हम। इसकी जर्नल एंट्री
क्या जर्नल एंट्री बनती है गुड्स सेल की? गुड्स सेल करने से क्या आया होगा? कैश आया होगा ना दुकान में। कैश मेरी क्या होती है? कैश मेरी एसेट्स होती है, क्योंकि मेरा कैश मुझे मिल रहा है ना। तो कोई चीज़ अगर आ रही है बिजनेस में तो वो डेबिट हो जाती है रियल रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें कर दो कैश अकाउंट डेबिट। कैश को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि बिजनेस में आ रहा है। मुझे बताओ, हाँ, टू आ जाएगा सेल्स अकाउंट। जब भी मैं कोई गुड्स सेल करता हूँ ना तो उसको लिखते हैं सेल्स, टू गुड्स नहीं लिखते, उसको क्या लिखते हैं? टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सिर्फ मुझे एक ही चीज़ बता दो, जिसने ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुना ना, वैसे कुछ है नहीं, किसी बाहर में रिक्शे वाले से पूछ लो वो भी बता देगा, दुकानदार को कितने पैसे मिलेंगे? 570, जितने का सामान बेचा। अब अगर कई बार मैं ना स्टूडेंट से पूछता हूँ ना, हिम्मत है ना सोच के बताना, गलत मत बताना। मतलब अगर मैं ऐसे कुछ बोलता हूँ ना तो स्टूडेंट ऐसे देखते हैं, अगर उसको कितने पैसे मिले होंगे, 70 रुपये, 500। तो आपको हमेशा बेसिक लेवल पे सोचना है। अकाउंट्स में रूल कहने के लिए रूल है कुछ नहीं। 500 वाली चीज़ 570 में बेची तो दुकानदार को कितने पैसे मिलेंगे? 570। तो मैंने कैश अकाउंट के डेबिट में और सेल के क्रेडिट में 570 लिख दिया। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट, ये होती है नरेशन। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट। नोट in the above entry profit is not recorded separately। क्या मुझे बताओ, मैंने 70 रुपये को कहीं अलग से लिखे हैं कि 70 का प्रॉफिट हुआ है? सेल में लिख दिया ना। ये अकाउंटिंग के रूल्स हैं। तो अकाउंटिंग के रूल्स ये बोलते हैं कि जब आप अपना सामान बेचते हो ना, गुड्स, तो जितना मर्जी महंगा बेचो, बस जितने का बेचा है ना बस उसी को लिख दो। प्रॉफिट अलग से आपको लिखना नहीं है। अब आप मुझे कहोगे सर यहाँ पे हमने 570 लिखा तो है, तो वही है कि आपको ना बस ऐड करके लिख देना है, अलग से शो नहीं करना कि प्रॉफिट 70 है और सामान 500 का है। प्रॉफिट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली। तो नोट को सर्कल कर देना या अंडरलाइन कर देना। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 7th या 8th? 7th। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये अलग चीज है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, डबल अंडरलाइन। जो भी टॉपिक होगी, हेडिंग होगी, उसको डबल अंडरलाइन कर दिया करना। Here we sold our asset like old car, furniture, etc. and not sold the goods. Here we sold our asset like old car, furniture and not sold the goods. मीनिंग पता चल गया अब हमने क्या बेचा है। अब मेरे को बताओ, मैंने आपको बताया कि मेरी स्पोर्ट्स मटेरियल वाली शॉप है, क्रिकेट बैट, बैडमिंटन, शूज़, ये सब चीज़ें बेचता हूँ। अब मैंने दुकान का एसी बेचा, तो मैंने गुड्स बेची है या एसेट बेची है? एसेट क्या होता है? जिसको मैं खरीदने बेचने के लिए नहीं करता, लेकिन कोई चीज़ पुरानी हो गई, डिफेक्टेड हो गई, तो मुझे नहीं लेनी थी तो मैंने उसको बेच दिया। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या आएगी इसकी? यहाँ पे प्रॉफिट को सेपरेटली शो करने। हियर प्रॉफिट और लॉस, हियर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अब मुझे बताओ, मैंने एसेट्स को बेचा, पुरानी चीज़ें, आप लोगों ने हमेशा से सीखा होगा, पुरानी चीज़ें बेचते हैं, महंगी बिकती है कि सस्ती? यानी हमेशा लॉस ही होता है ना। तो मतलब लॉस भी हो सकता है क्वेश्चन में, प्रॉफिट भी हो सकता है। हियर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट will be shown separately, will be shown separately in the journal entry. shown separately को अंडरलाइन कर देना। देखना दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया, ये वाले टॉपिक में और पिछले वाले में। पिछले वाले टॉपिक में हमने गुड्स बेची है तो वहाँ पे प्रॉफिट को अलग से शो करना था, नहीं, बस इंक्लूड कर दो, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, यहाँ पे अलग से करना है। सर हमें एग्जांपल करवाओ तभी समझ में आता है। एग्जांपल लिखो, ओल्ड मशीनरी
कॉस्टिंग रुपीज़ 1,50,000 इज सोल्ड एट 95,000 रुपीज़। सबसे पहले मेरे को इसकी हिंदी बताओ, मैंने कितने वाला सामान कितने में बेचा है? पुरानी मशीन 1.5 लाख में बेची। 1.5 लाख में बेची है कि 95,000 में बेची है? कॉस्टिंग है ना मनन, ठीक है। कॉस्टिंग मतलब कि परचेज प्राइस, मतलब इतने में तो मैंने खरीदी होगी और बेची कितने में है? कितने का लॉस हुआ? 40 गलत, 55 55,000 का लॉस हुआ। लॉसेस के लिए रूल होता है कोई? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? हाँ जी बोलो बोलो। हाँ शो करना है ना, हाँ लॉस भी शो करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन लिखो। सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखो लॉस कितने का हुआ। लॉस हुआ 1.5 लाख माइनस 95,000 इज इक्वल टू 55,000। सबसे पहले आपको ये देख लो कि ट्रांजैक्शन समझ में आ गई है ना। ओल्ड मशीनरी जिसकी कॉस्टिंग थी 150 की और जिसका मैंने सेल प्राइस क्या किया 95,000 का, तो कितने का लॉस हो गया मुझे? मतलब यहाँ पे मैं हंस रहा हूँ कि रो रहा हूँ? रो रहा हूँ। तो ये देखो मैंने रोना बना दिया, नहीं लग रहा? ये देखो मैं सैड हूँ, थोड़े से मेरे आंसू भी बह रहे हैं। चलो अब मैं इसकी जर्नल एंट्री करने वाला हूँ। अच्छा मेरे को लॉस हुआ, तो लॉस के लिए कौन सा रूल होता है? नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग लॉस इज डेबिट या क्रेडिट? डेबिट ना। अब मेरे को हुआ क्या, एक तो मेरे पास बिजनेस में 95,000 रुपीज़ आए, क्योंकि अगर मैंने चीज़ बेची है तो 95,000 तो मिला होगा ना, और वो कैश है तो कैश बिजनेस में आ रहा है। वो कैश क्या है आपकी? रियल। तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश कौन से रूल के अकॉर्डिंग है? रियल रूल के अकॉर्डिंग। सर ये मैं रियल रूल लिख रहे हैं नहीं, मैं आपको सिर्फ याद करवा रहा हूँ कि एक ही एंट्री में रियल रूल भी आ जाता है, नॉमिनल भी आ जाता है, पर्सनल भी मिक्स आते हैं। तो बिजनेस में 95,000 रुपये कैश आ गया, तो कोई चीज़ आती है तो रियल रूल क्या कहते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में आ रही है तो डेबिट कर दो, तो बिजनेस में कैश आया तो मैंने डेबिट कर दिया। अब लिखेंगे इसको लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। इसको भी मैंने डेबिट कर दिया क्योंकि नॉमिनल रूल कहता है सभी लॉसेस को डेबिट कर दो। कितने का लॉस? 55,000 का। अच्छा अब देखते हैं इंटेलिजेंट लोग कौन। 4 बज गए, मेरी है मीटिंग 4 बजे। याद करवा देना 2 मिनट तक, ये एंट्री के बाद की मीटिंग ज्वाइन कर लो। कैश अकाउंट डेबिट 95,000, लॉस ऑन सेल। बिजनेस में से क्या गया? कैश तो आया है, क्या गई है? मशीन गई ना, क्योंकि वो मैंने मशीन बेच दी। अब ये तो नहीं होगा ना मशीन भी पड़ी रहे पैसा भी आ जाए, टिट फॉर टैट होता है, एक चीज़ आती है एक चीज़ जाती है। तो कैश आ गया, कैश को लिख दिया। क्या गया? मशीन। मशीन मेरी क्या होती है? एसेट। एसेट के लिए कौन सा रूल होता है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल। और रियल रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। कोई चीज़ आ रही है डेबिट कर दो, तो मैंने कैश को डेबिट कर दिया था। कोई चीज़ जा रही है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीन गई तो मशीन को क्रेडिट कर दो, टू मशीन अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग मशीनरी सोल्ड एट लॉस। एग्जाम्पल नंबर 2 इसी की, एग्जाम्पल नंबर 2। कौन सी ऐसी एसेट होती है जिसको हम बेचे और प्रॉफिट होता हो? बिल्डिंग। बिल्डिंग, हाँ जमीन भी बिल्डिंग भी, वही लैंड और बिल्डिंग हो गई। ठीक है, तो मैंने बिल्डिंग ले लिया। बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज़ 50 लाख। एक बिल्डिंग जो मैंने खरीदी थी 50 लाख की, इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मैंने वो चीज़ जो बेची है ना, अब 20% प्रॉफिट पे बेची है। अब इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ कितना प्रॉफिट आएगा। क्या आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो? प्रॉफिट ऑन सेल देखा जाए तो बहुत इजी है। 50 लाख वाली चीज़ मैंने 20% प्रॉफिट पे बेची। 50 लाख का 20% निकाल लो।
1 लाख गलत है, 10 लाख गलत, 10 लाख 10 लाख आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल कैसे आएगा? देखो सामान कितने का था, मैंने बिल्डिंग कितने की खरीदी थी, 50 लाख की ना, तो 50 लाख का 20%, 1010 यहाँ से यहाँ, और ये हो गया 10 लाख रुपए। देखना प्रॉफिट समझ में आ गया क्या है? SP 10 लाख, नहीं SP 10 लाख नहीं आएगा यार, SP 10 लाख यार प्रॉफिट है 10 और लाख 60 लाख होगा। हाँ। अगर सोच के बोलोगे देखा दे तो 10 लाख महंगी बेची है, तो मेरा टोटल सेल प्राइस कितना होगा? सर टोटल सेल प्राइस होगा 50 लाख की आपने खरीदी थी, 10 लाख महंगी बेची, तो कितने की खरीद बेची होगी? 60 प्रिया चंचल आपको समझ में आ रहा है? 50 लाख वाली बिल्डिंग मैंने 10 लाख महंगी बेची, तो कितने की बेची होगी? 60 लाख 60 लाख की। खुद सोच लो यार, आपका घर बिक रहा है, ठीक है, आपने एक घर खरीदा हुआ था, 50 लाख का खरीदा था, आज कस्टमर कह रहे हैं 60 लाख, तो ये आपका 60 लाख सेल है, तो 10 लाख का क्या हो गया प्रॉफिट? जर्नल एंट्री करो, अपने आप ट्राई करो एक बार जर्नल एंट्री ना, ऊपर लॉस था, यहाँ पे प्रॉफिट है, सोच के देखो कितने पैसे आ रहे हैं, कितने वाली मशीन जा रही है बिल्डिंग। बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है? 60 लाख, ठीक है, करो एक बार ट्राई करो। अब मीटिंग हाँ जी, ज्वाइन कर लिया। मीटिंग हो गई। टू प्रॉफिट होगी। क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट में ही तो आते हैं। किसी ने एंट्री की है, कोई बताएगा मुझे? कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक है। हाउ मच? 60 लाख 60 लाख, ठीक प्रॉफिट है, ऑन टू प्रॉफिट अकाउंट 10 लाख ठीक है, टू बिल्डिंग अकाउंट 50 लाख बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया जी। कैश अकाउंट डेबिट 60 लाख, टू बिल्डिंग 50 लाख, क्योंकि बिल्डिंग तो 50 लाख वाली गई ना। देख लो एंट्री क्या हो रही है। कैश कितने का आया बिजनेस में? सर 50 वाली चीज़ 60 में बेची है, तो 60 लाख रुपए आए, 60 लाख। अच्छा, कितने की बिल्डिंग गई? सर बिल्डिंग 50 लाख की खरीदी थी, तो हमारी दुकान से तो 50 लाख की जा रही है ना, हमने 50 लाख की ली थी, तो गई 50 लाख की, तो टू बिल्डिंग में 50 लाख, बाकी जो 10 लाख का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। इसको ऐसे लिखते हैं, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। कितने का हुआ था प्रॉफिट? 10 लाख का। नरेशन लिख दो, बीइंग बिल्डिंग सोल्ड एट प्रॉफिट। सर कॉल पर हेलो 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 ऊपर वाला कॉन्सेप्ट जो किया था गुड्स वाला और ये प्रॉफिट एसेट्स वाला, देखना समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस था? ऊपर वाले में प्रॉफिट अलग से दिखा रहे थे कि नहीं दिखा रहे थे? गुड्स वाले में अभी जो ऊपर, हाँ, गुड्स वाले में नहीं दिखा रहे थे और इसमें दिखा रहे हैं।
नेक्स्ट टॉपिक नंबर 8 कौन सा था यार पीछे देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये है जी आपका टॉपिक जो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कष्ट देता है बड़ा इजी, बहुत इजी, लेकिन स्टूडेंट को ना ये टॉपिक समझ में नहीं आता। एक छोटी सी जर्नल एंट्री है बस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे तो आपको बड़ी जल्दी समझ में आएगा, ऑलरेडी इसके ऊपर आप तो PhD कर चुके हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद है सबसे पहली कसम क्या खाई थी हमने? हर बार बिजनेस कसम का नाम क्या था? पहली कसम का नाम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता था? बिजनेस का ओनर जो है वो सेपरेट पर्सन है, और यहाँ पे क्या हो जाता था? बिजनेस जो है वो सेपरेट पर्सन है। मुझे बताओ कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है? बिजनेस ओनर। ओनर ने, देखना एरो ठीक बनाई मैंने। ओनर ने क्या किया? ओनर ने ना कैपिटल उधार दी बिजनेस को। मालिक ही तो पैसा लगाएगा। मालिक ने क्या किया? दुकान को पैसा दे दिया, तो उसने पैसा लगाया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे पैसा उधार किसने लिया है? बिजनेस। किसने उधार दी है? ओनर। हमने किसके हिसाब से सोचना होता है? बिजनेस। बिजनेस के हिसाब से ना। तो जब भी कोई चीज़ ना मार्केट में उधार दी जाती है, समझ लो कैपिटल या बैंक से लोन लिया जाता है, तो फ्री में नहीं मिलता। फ्री में तो आजकल थप्पड़ नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे मिल जाएगी? तो मतलब बिजनेस ने जब पैसा उधार लिया ना, तो ओनर कह रहा है मेरे को बदले में इंटरेस्ट दे। तो इंटरेस्ट कौन देगा? बिजनेस देगा। तो सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट किसके ऊपर? कैपिटल के ऊपर। अगर उसने कोई लोन दिया होता तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट देते, कैपिटल दिया तो कैपिटल के ऊपर। अब मुझे बताओ, दिस इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर whom? बिजनेस। बिजनेस ये जो इंटरेस्ट है ये किसके लिए खर्चा हुआ? बिजनेस। अब जो थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, सबसे पहले देखो उधार किसने दिया है? बिजनेस ओनर। कुछ लेन अभी लिखना नहीं है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा ना। किसने उधार दिया है? बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर ने बिजनेस को उधार दिया है, तो बदले में इंटरेस्ट कौन मांगेगा? बिजनेस ओनर मांगेगा ना। तो Owner। देखो सेकंड एरो मैंने यहाँ तो बनाई है, बिजनेस ने वो वाला इंटरेस्ट पे किया है। तो हर साल जितना भी इंटरेस्ट बनता है ना, हर साल पे करता है कौन? बिजनेस। तो फिर बिजनेस के लिए ये खर्चा ना हो गया, क्योंकि बिजनेस ने पैसे दिए तो बिजनेस के लिए खर्चे। तो दिस इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। हेंस तो ये इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है किस रूल के लिए आना चाहिए? नॉमिनल रूल ना। नॉमिनल रूल कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हेंस इट विल बी डेबिटेड एज पर नॉमिनल रूल। पहले समझ लो, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। अब इसकी जर्नल एंट्री देखो क्या होगी। मेरे को तो हर चीज़ की ना एंट्री करनी होती है बिजनेस में। जब भी आप अभी तो आपका +1 है, अकाउंट स्टार्ट हुआ है एक तरह से। +2 भी हो जाएगी, समझ लो BCom हो जाएगी, या +2 के बाद अगर आप टैली सीखोगे, सॉफ्टवेयर सीखोगे, तब आपको पता चल जाएगा बिजनेस में ना हर चीज़ की ट्रांजैक्शन करनी होती है। ट्रांजैक्शन मतलब जर्नल एंट्री करनी होती है। तो यहाँ पे जब इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इस इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री देखो क्या बनती है। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए खर्चा है ना, तो खर्चा हमेशा आप लोगों ने भी क्या बताया, डेबिट हो जाता है ना एज पर नॉमिनल रूल। तो वहाँ पे मैंने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्या कर देते हैं? 2 कैश। बिजनेस से तो कैश गया ना, तो 2 क्या कर देंगे? कैश, क्योंकि कैश क्या होती है? एसेट। जब भी एसेट जाती है तो क्रेडिट हो जाती है। अब यहाँ पे एक समस्या है, ये एंट्री भी सही नहीं है। बिजनेस और बिजनेस ओनर ने ना आपस में एक सेटलमेंट कर ली, दोनों ने आपस में मिलके बोला, कहते कोई भी तू मुझे इंटरेस्ट देगा ना, कैश में मत दियो। मैंने तुझे पैसा उधार दिया हुआ है ना, ये वाली देखो कैपिटल, तो मेरी कैपिटल में ऐड कर दियो। मतलब ये सोच लियो मैंने तुझे और ज़्यादा पैसा उधार दे दिया। सर कैसे? जैसे समझ लो इसने इसको कैपिटल दी थी 2 लाख रुपए की फॉर एग्जांपल, और इसके ऊपर इसने इंटरेस्ट दे दिया 10,000 का। तो ये कह रहे 10,000 ना मुझे कैश में मत दे। कौन बोल रहा है? ओनर बोल रहा है बिजनेस को कि ये जो 10,000 रुपये है ना मुझे कैश में मत दे, मेरे खाते में लिख दे। मेरा खाता मतलब कि जो मेरी कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए थी ना उसी में ऐड कर दे। तो मतलब मैं ऐसा सोच लूंगा, मैंने आपको जो उधार दिया हुआ है 2 लाख का नहीं दिया हुआ, 2,10,000 का दिया हुआ है। तो इसको बोला जाता है
कि आप ना इसको टू कैश में ना करो, उसकी कैपिटल में ऐड कर दो। तो यहाँ पे लिख दिया जाता है टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाती है अमाउंट, ये होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कभी भी इंटरेस्ट को डेबिट कब करेंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चे है तो खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। टू कैश क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों की आपस की सेटलमेंट हो गई, उन्होंने बोला कैश नहीं चाहिए। अगर बाई चांस हम कैश में देते तो लिख देते टू कैश, अब कैश में देते नहीं होगा तो मेरी कैपिटल में ऐड कर देना, तो उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट को ये एंट्री समझने के लिए पता नहीं बड़ी परेशानी होती है, मेरे हिसाब से मतलब बहुत आसान है। कुछ है इसमें, एक ही एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। जल्दी से नोट डाउन करो इसको। वो ये फ्लो चार्ट बना, हाँ हाँ, फ्लो चार्ट बनाने, तभी तो बनाए हैं, नहीं तो बाद में आप भी उसी कैटेगरी में आ जाओगे जिस कैटेगरी की मैं बातें कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग में, कि बच्चों को समझ में नहीं आता। रजत कोई दिक्कत आई है इसमें? कर लिया को पहले ही बहुत बार। क्वेश्चन तो कर लिए। हाँ 50 से भी ज़्यादा, स्टार्टिंग ही इसी बस कॉन्सेप्ट वो से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, छोटा सा concept। आज भी यही आना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही। अगले भी टॉपिक वही चलते रहने हैं, अगले 50-60 क्वेश्चन जो है ना। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पे मैंने कितना लिया था, ऊपर 10,000 लिया था ना, तो आप यहाँ पे 10,000 लिख भी सकते हैं। ऊपर एग्जाम्पल में मैंने 10,000 लिया था तो मैंने 10,000 लिख दिया बस। नेक्स्ट टॉपिक नंबर, सही कर लो कर लो। इंश्योरेंस क्लेम, अभी एक और भी है इसके साथ, इंटरेस्ट ऑन, पता नहीं भूल गया मैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पीछे किसका फ़ोन बिक रहा है? फ़ोन साइलेंट होना चाहिए, बड़ी भारी वो है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, पनिशमेंट। विवेक है, नहीं उठाना अभी, चलो उठा लो, पूछ लो। नेक्स्ट टॉपिक नंबर कौन सा होगा? 9th, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, टिट फॉर टैट कॉन्सेप्ट। आप भी ऐसे लिख लेना, टिट फॉर टैट कॉन्सेप्ट। टिट फॉर टैट समझते हो ना, जैसे हो तैसा। उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैं भी। हाँ जी, किट कैट सी है। किट कैट, हाँ, किट फॉर कैट कॉन्सेप्ट। अब ऐसा समझ लो, जैसे को तैसा, है ना। उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैं भी नहीं। उसने थप्पड़ मारा, मैं भी थप्पड़ मारूंगा, ऐसे ऐसे। वो मेरे पैसे लेके भाग गया, मैं उसके पैसे लेके भाग जाऊंगा, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निजाज हुआ, देखो यहाँ पे फिर से हम बनाते हैं ओनर। यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक तरफ ओनर बनता है, दूसरी तरफ बिजनेस। अब ड्राइंग करके जाता है, ड्राइंग का मतलब मैंने कल भी करवाया था, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस में से पैसा निकलवा लेना या बिजनेस में से गुड्स निकाल के चले जाना। तो अब पैसा किसने किसको दिया, देखो अब पैसा इसने इसको दिया। नंबर 1 पे ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है वो बिजनेस से पैसा निकाल के चला गया। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस से पैसा निकालना। मतलब ओनर आया दुकान पे, गला खोला, वहाँ से पैसे लेके चला गया, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। या फिर कई बार गुड्स लेके भी चला जाता है। अब जैसे समझ लो मेरी अगर पिज़्ज़ा बनाने वाली कोई दुकान होती, आधे पिज़्ज़े तो मैं रोज ही खा जाता, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, है ना। नवजोत करिए यस। मुझे पता है लड़कियों का एक ही तो वीकनेस पॉइंट होता है आजकल, पिज़्ज़ा खिला दो, लेकिन खाना भी किसका है, डोमिनोज का। ठीक है जी, हमने ड्राइंग कर ली। ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, कैपिटल थी। कैपिटल किसने किसको उधार दी थी, ओनर ने। इंटरेस्ट कौन मांग रहा था, ओनर ही मांगेगा ना, जिसने उधार दिया वही मांगेगा। ये आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब बिजनेस से पैसा कौन निकाल के गया, यानी कि इस केस में उधार किसने दिया है, बिजनेस ने। अब इंटरेस्ट कौन मांगेगा, अब इंटरेस्ट मांगेगा बिजनेस। यार पहले भी ओनर मांगेगा, अब भी ओनर मांगेगा।
अच्छा फिर ठीक है। तो यार बस आपने ये देखना है, जो बंदा उधार पे पैसा दे रहा है उसी को इंटरेस्ट मिलेगा, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे ओनर अब इसको इंटरेस्ट दे रहा है, सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमें हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ नहीं सोचना होता। तो अब मुझे बताओ, दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपने INT नहीं लिखना, ये मैं लिख रहा हूँ सिर्फ। दिस इंट ऑन ड्राइंग यानी कि दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, बिजनेस के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है ना, इज इनकम फॉर द बिजनेस। इनकम को कर देना डबल अंडरलाइन। उसके बाद हैंस वाली लाइन शुरू हो जाती है हमारी, हैंस इट विल बी। तो ये जो इंटरेस्ट आपने बोला है इनकम है, तो इनकम डेबिट में आनी चाहिए कि क्रेडिट? क्रेडिट किस रूल के अकॉर्डिंग? नॉमिनल रूल क्या होता है पूरा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स या गेन्स। तो इट विल बी क्रेडिटेड एज पर नॉमिनल रूल। तो अब इसकी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में आप लोगों ने बोला है क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मैं देखो पहले क्रेडिट में लिख देता हूँ, एक लाइन छोड़ देना। पहले मैं क्रेडिट में लिख रहा हूँ टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस साइड, क्रेडिट वाली साइड। अब डेबिट किसको करूँ? ज़्यादा मैंने आपको बोला था कि बिजनेस ओनर में और बिजनेस में कोई भी सेटलमेंट कैश में नहीं होती। उसने क्या बोला था, मेरी कैपिटल में पैसे ऐड कर देना, तो ये कह रहा है मेरी ड्राइंग में निकाल लेना। तो यहाँ पे ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगा। वो कहता है ऐसे समझ लो कि मैंने ना इंटरेस्ट जो आपको देना है ना, उसको भी आप मेरी ड्राइंग समझ लो, तो मेरी ड्राइंग में से निकाल लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख तो दिया नीचे, बिजनेस के लिए इनकम है ना, तो बिजनेस ने लिख दिया। या तो उसको कैश मिल जाता तो कैश अकाउंट डेबिट कर देते, लेकिन मैंने आपको बोला है ओनर में और बिजनेस में, ठीक है। चाहे ये कहने के लिए टू सेपरेट पर्सन है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें, अगर हमने अपने पापा को बता दिया ना, पापा दुकान आपकी नहीं है, आप अलग हो, बिजनेस अलग है, वो हमें अलग कर देंगे। लेकिन जा निकल, जहाँ से सीख रहे हो वहीं पे ही सीखो, बस हमें मत सिखाओ। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो दुकान हमारी ही है ना, क्या पर्सन है, उनको भी दुकान को पर्सन बोलते हैं, लेकिन ये अकाउंट सीखने के लिए आपको बोलना पड़ता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आप अपनी ड्राइंग में कर देना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और ड्राइंग की क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जहाँ पे मैं लिखूंगा ये हो गई इनकम, सो क्रेडिट। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस वाला, और सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, बस आज का लास्ट है सैलरी आउटस्टैंडिंग वाला। इंश्योरेंस वाला कल ही बारी आएगी। टॉपिक नंबर 10 लिखो, एक्सपेंसेस पेड। सैलरी आउटस्टैंडिंग लिख दिया। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऐसे नहीं, देखो एक्सपेंसेस पेड एंड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। आप लोगों ने ये एक ही लाइन में लिख दिया, देखना इसके बाद आपके पास लाइन होगी नीचे लाइन लगाने के लिए, ऐसे बाइफरकेट करने के लिए है। तो एक्सपेंसेस पेड की जर्नल एंट्री होती है। एक्सपेंसेस पेड का मतलब होता है बिजनेस में जैसे कोई खर्चे हुए, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, सैलरी का बिल, जो वर्कर लगे हो उनको पैसे दिए। तो बिजनेस में तो कई तरह के खर्चे होते हैं, चाय मंगवा ली तो चाय के खर्चे, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस पेड। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैंने पैसे पे कर दिए हैं तो वो इधर आ जाएंगे। पेड का मतलब क्या होता है? पे कर दिया, है ना। और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अभी देनी है कि आपने चाय पी ली, पैसे अभी दिए नहीं, या फिर आपने एक महीना हो गया रेंट, बिल्डिंग यूज़ कर ली अपने लैंडलॉर्ड की, जो आपका मकान मालिक था,
ठीक है, जिसके मतलब किराए पे लेके आप दुकान चला रहे थे, लेकिन आपने अभी तक उसको पैसे नहीं दिए, तो अगर पैसे दे दिए तो उसको पेड बोलते हैं, नहीं दिए तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का दूसरा नेम क्या होता है? ड्यू या एक्रूड। ये सारे एक ही के सिनोनिम्स है, या इसको आउटस्टैंडिंग बोल दिया जाता है, या ड्यू बोल दिया जाता है, या एक्रूड बोल दिया जाता है। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, आउटस्टैंडिंग, ड्यू या एक्रूड। इसकी जर्नल एंट्री लिखेंगे हम। क्या जर्नल एंट्री होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरा खर्चा है तो खर्चे हमेशा डेबिट में होते हैं ना, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट, क्योंकि इससे क्या हुआ, मैंने कैश पे कर दिया, मेरे पास फॉर्मेट बनाने की जगह नहीं थी, तो आप भी एंट्री ऐसे ही कर देना, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्सपेंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, टी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई भी खर्चा होगा तो खर्चे का नेम लिखते हैं। अब मैंने सिर्फ एक्सपेंस लिख दिया। और लेकिन अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो तब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले तो एक्सपेंस को तो डेबिट करना ही करने, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो भी खर्चे का नाम दिया होगा, सैलरी, वेजेस, एडवर्टीजमेंट। टू कर देते हैं एक्सपेंस, टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। बस यहाँ पे आपको ये याद रखना है। अगर देनी अगर हाँ, जो पैसे देने हैं ना, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल रूल होता है, तो इसको आप क्या लिखोगे? रिप्रेजेंटेटिव। जो आपका वो पर्सनल में तीसरे वाली कैटेगरी नहीं आती थी, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, वो ये होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। मतलब ये पैसे शो कर रहे हैं कि हमने किसी ना किसी को देने हैं। इसके नीचे एग्जांपल लिखो। सैलरी पेड ₹100 एंड रेंट ड्यू ₹3000। तो इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम। फर्स्ट एंट्री, सैलरी हमने पे की है, तो सैलरी मेरा बिजनेस का ना खर्चा होता है। सोच के देखना, सैलरी मेरा खर्चा होगा, मैंने लड़के रखे हुए हैं दुकान पे, नौकर रखे हुए हैं, तो उनको मैं पैसे दे रहा हूँ, तो मेरे लिए तो खर्चा हो गया ना। तो खर्चे क्या होते हैं? डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट। सर कैश क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने पैसा दे दिया ना, तो मेरी दुकान से तो पैसा गया, तो जो चीज़ जाती है उसको क्रेडिट पे 100। सेकेंड एंट्री में क्या है? रेंट ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता था? आउटस्टैंडिंग। तो इसकी एंट्री मुझे आप अपने आप करके दिखाना। ऊपर वैसे मैंने कर दी है, ये वाली हेल्प ले लेना राइट साइड वाले की। क्या एंट्री बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक है। एक्सपेंस का नेम है ना यहाँ पे, रेंट है, टू रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, बस। रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। कभी आपसे पूछा जाए तो ये रेंट आउटस्टैंडिंग किस रूल के अकॉर्डिंग आता है? पर्सनल रूल। 3000 है। अच्छा, मैं देख रहा था कोई जाग रहा है कि नहीं जाग रहा, सब सो रहे थे। आगे समझ, आज के लिए इतना ही। अब बस आपका एक टॉपिक रह गया 15-20 मिनट का, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन रह गए। नेक्स्ट वीक आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल भी नहीं मिला।